वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टॉपिक में कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट्स के कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे। इस कंपैरिजन को इस वीडियो में डिस्कस करने की बेसिक रीज़न ये है कि इन कॉन्सेप्ट्स के दरमियान में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, उसको अंडरस्टैंड करने में भी स्टूडेंट्स जो है वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं और दे आल्सो फाइंड इट चैलेंजिंग कि भाई ये किस सिनेरियो के अंदर सूटेबल और रेलिवेंट होंगे कॉन्सेप्ट्स। तो हम इस वीडियो के अंदर इस दो एरियाज को शॉर्टली बिल्कुल समरी वे के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, यानी मनी टर्म्स और रियल टर्म्स दोनों में, और इनसे जो बिल्कुल डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट है विच इज फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, उसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन का हमारा पहला पॉइंट ये होगा, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स में जो मेन डिफरेंस है बाय डेफिनेशन वो ये है कि इन कॉन्सेप्ट्स में प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मनी टर्म्स के अंदर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ये है कि नॉमिनल मनी कैपिटल में जितना इंक्रीज होता है ओवर अ पीरियड उसको प्रॉफिट कहते हैं। यानी हम एज्यूम कर रहे हैं कि मजीद कैपिटल भी इन्वेस्ट नहीं हुआ, मजीद डिविडेंड भी कोई डिविडेंड भी नहीं दिया गया। रियल टर्म्स में ये बात सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने पर नहीं रहती, नॉमिनल वैल्यू पे नहीं रहती, बल्कि परचेजिंग पावर के ऊपर रहती है। यानी कॉन्सेप्ट ये होता है कि महंगाई हो चुकी है तो वो उतने ही पैसे से अब महंगाई के फैक्टर को इनकॉर्पोरेट करें तो कितना फर्क पड़ा, उसके बाद भी अगर कुछ बचत हुई है तो वो प्रॉफिट है असल में। और जो फिजिकल प्रोडक्टिव कैपेसिटी इजाफा होगा तो प्रॉफिट कंसीडर होगा। हमारी अगर फिजिकल कैपेसिटी बढ़ी है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है, हमारी ऑपरेटिव कैपेसिटी बढ़ी है तो फिर प्रॉफिट है। और अगर वो कैपेसिटी नहीं बढ़ी, हम पहले भी 100 यूनिट बनाने की कैपेबिलिटी रखते थे, अब भी 100 यूनिट बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो इट्स मीन्स कि हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर पहले 100 यूनिट बना सकते थे और अब 110 यूनिट बना सकते हैं तो ये फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस के मुताबिक दैट वुड बी प्रॉफिट। अब ये पहला कॉन्सेप्ट है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए एक एग्जांपल को ज़रा सामने रखेंगे कि एक बिजनेस है जिसके पास स्टार्ट ऑफ द ईयर पर जो एसेट्स हैं वो 1000 के हैं। एक यूनिट 100 रुपये में बनाया जा सकता है, इसका मतलब है 1000 रुपये के रिसोर्सेज से वो 10 यूनिट बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। ईयर एंड पर उनके पास नेट एसेट्स की वैल्यू 1200 हो चुकी है, लेकिन अब एक यूनिट की कॉस्ट भी बढ़ चुकी है। अब एक यूनिट 118 रुपये में बन सकता है। इसका मतलब है कि अब उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 10.17 है। ये 10.17 कैसे निकाला हमने कि 1200 के रिसोर्सेज हैं और एक यूनिट बनाने में 118 के रिसोर्सेज चाहिए, तो 10.17 आ गया। जर्नल इन्फ्लेशन रेट 10% है, कोई डिविडेंड पे नहीं किया गया। और अगर आप यहाँ पर नोटिस करें कि पहले एक यूनिट बनाने में 100 रुपीज़ लगते थे, अब एक यूनिट बनाने में 18 रुपीज़ लगते हैं, तो स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 18% है, 100 से 118 पर जाने। अब इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम देखेंगे कि प्रॉफिट कैलकुलेट अगर करें फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, मनी टर्म्स, रियल टर्म्स में और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में, तो प्रॉफिट क्या बनता है। तो मनी टर्म्स के अंदर हमारा प्रॉफिट बनेगा 200। और वो 200 प्रॉफिट कैसे बनेगा? वो प्रॉफिट ये बनेगा कि हम कहेंगे कि जी 1200 और 1000, यानी हम कोई यूनिट्स को कुछ नहीं देखेंगे, कोई इन्फ्लेशन को नहीं देखेंगे, हम सिंपली ये देखेंगे कि 1000 से हमारे पास 1200 हो गए, तो ये जो 200 का इंक्रीज है ये हमारा प्रॉफिट है। तो अब हम आते हैं रियल टर्म्स की तरफ। तो रियल टर्म्स की तरफ आएंगे तो जो हमारा प्रॉफिट है वो 100 का काउंट होगा। वो 100 का कैसे काउंट होगा कि 200 का तो यही वाला, लेकिन 10% जनरल इन्फ्लेशन की वजह से हम उसमें से 100 लेस कर देंगे। अच्छा, अब 100 ही क्यों लेस करेंगे 200 में से? क्योंकि आपका जो 1000 का इन्वेस्टमेंट थी उस पर 10% की इन्फ्लेशन अगर हम चार्ज करते हैं तो 100 रुपीज़ से तो वैल्यू वैसे ही खत्म हो गई है। तो 100 रुपीज़ से वैल्यू कम हो गई है। 200 के प्रॉफिट का एक्चुअली मतलब है कि सिर्फ 100 का प्रॉफिट है, क्योंकि 100 तो इन्फ्लेशन की वजह से ज़ाया हो गया। ये हमारा रियल टर्म्स का कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम इसी चीज़ को ज़रा फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट में देखें तो फिर पोजीशन क्या बनेगी, ज़रा उस पर बात करते हैं। तो उस पर अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप ये देखेंगे कि पहले हम 10 यूनिट बना सकते थे, अब हम 10.17 यूनिट बना सकते हैं। तो एक्चुअली और एक यूनिट बनाने पर अब 118 रुपये लगेंगे। तो अब हम यहां पर ये देखते हैं कि पहले 10 यूनिट बनाने के लिए 1200 चाहिए थे और अब 10 यूनिट बनाने के लिए 1180 रुपये चाहिए, क्योंकि 118 का यूनिट बनेगा और 10 यूनिट बनाएंगे तो 1180। तो एक तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस 1200 और 1180 का जो डिफरेंस है दैट इज 20। तो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट कंसीडर होगा फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में। 1200 माइनस 1180 जो सेम 10 यूनिट्स को बनाने के लिए अब चाहिए हमें, तो उससे जो एक्स्ट्रा 20 रुपीज़ हैं वही असल में प्रॉफिट है।
इसको आप यूं भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा आपके पास 0.17 यूनिट बन रहा है, इसके ऊपर 118 का रेट अप्लाई कर दें, तब भी आपके पास 20 आ जाएगा। और आप दूसरा ये भी देख सकते हैं कि 200 का प्रॉफिट हुआ था, जबकि स्पेसिफिक इन्फ्लेशन 18% थी, जो कि 180 रुपीज बनती है। तो आप 200 में से 18% इन्फ्लेशन, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन लेस कर दें, तो तब भी आपके पास 20 आ जाएगा। तो यानी इस 20 को कैलकुलेट करने के लिए 1 2 3 हमने मेथड्स यहाँ पर यूज किए। टिपिकली आप बुक्स में देखते हैं कि ये वाला मेथड यूज हो रहा होता है, लेकिन यूनिट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, जो बाकायदा डेफिनेशन है, तो वो ये फर्स्ट कैलकुलेशन है। अब इस पर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? ना ही कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और ना ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं कि जी इनमें से कोई खास कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट आपको यूज करना चाहिए। जब हम इन प्रैक्टिस देखते हैं तो मोस्टली जो एंटिटीज हैं वो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट यूज कर रही होती हैं, जबकि दोनों कॉन्सेप्ट ही कुछ ना कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सूटेबल कौन सा मेथड होगा? अगर यूजर्स प्राइमरीली इंटरेस्टेड हैं नॉमिनल इन्वेस्टेड अमाउंट में, यानी मनी टर्म्स में टेक्निकली, कि वो कहते हैं जी पैसा कितना लगाया था, वो पैसा कितना हो गया, तो जाहिर बात है कि वो मनी टर्म्स फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में इंटरेस्टेड होंगे, तो फिर हमें वो यूज करना चाहिए। रियल टर्म्स में अगर यूजर्स परचेजिंग पावर के साथ कंसर्न है, वो कह रहे हैं महंगाई माशरे में इतनी हो रही है, इकोनॉमी में इतनी महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, तो फिर इसका मतलब है कि वो रियल टर्म्स के अंदर इंटरेस्टेड है, तो फिर हमें ये यूज करना चाहिए। और अगर यूजर्स इस बात से में इंटरेस्टेड हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन कितना काम कर सकती है, कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, कितनी प्रोडक्ट बना सकती है, तो फिर फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस को बेसिकली यूज किया जाना चाहिए। अब इसकी जो रेलिवेंस अगर हम देखें, तो जो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस है, मनी टर्म्स और रियल टर्म्स दोनों, ये इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा रेलिवेंट होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट होता है वो अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करने में होता है। उनका ये होता है कि वो परचेजिंग पावर में इंटरेस्टेड होते हैं, वो ये होते हैं कि जो हमें पैसा लगाया था उसके ऊपर मजीद पैसा हमें कितना मिला, तो वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके या विदाउट एडजस्टिंग इन्फ्लेशन अपने रिटर्न में इंटरेस्टेड होते हैं। इसके मुकाबले में जो फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस है, इसमें अमूमन मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और खासतौर पे ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। और वो इस वजह से इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि रूटीन में मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज की डिसीजन मेकिंग जो होती है, उसके अंदर ये चीज़ इन्वॉल्व होती है कि कैपेसिटी कितनी है, कस्टमर्स के जो ऑर्डर आए हुए हैं क्या हम उनको पूरा कर पाएंगे, फ्यूचर की जो प्रोजेक्शन हैं उसके मुताबिक क्या हमारी कैपेसिटी इतनी तेज़ी से इंक्रीज होगी, क्या हम मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकेंगे, और अदरवाइज। तो उनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट की, वो रूटीन में बिजनेस की कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी, इनको कंसीडर करके वो काफ़ी डिसीजंस को कंसीडर कर रहे होते हैं, ताकि वो ये देखें कि वो सेम लेवल की प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सकेंगे या इवन वॉल्यूम ऑफ गुड्स को बढ़ा भी सकेंगे या नहीं। तो ये वीडियो जो है, इसके दो हमारे ऑब्जेक्टिव थे। एक तो ये कि आपको ब्रीफ कैलकुलेशन के साथ कंपैरिजन को मजीद वे में बताया जाए, ऑलरेडी हमने कुछ एग्जांपल्स में कवर किया, लेकिन दोबारा बताया जाए, और सूटेबिलिटी एंड रेलिवेंस को भी डिस्कस किया जाए। So that's all for today. Have a good day.